तो मित्रों हम लोग पढ़ रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी के हथियार, वहां पर ये एसएलआर, सीआरआर एंड इंक्रीमेंटल सीआरआर पढ़ लिया। अभी आगे बढ़ते हैं एंड दिस ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम, ये दोनों चीज को पढ़ते हैं। हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम पढ़े, उससे पहले फाइनेंशियल मार्केट की एक बेसिक समझ होनी चाहिए। मान लीजिए सरकार को या किसी कॉर्पोरेट फर्म को उधारी में पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, अगर 1 साल से कम पीरियड के लिए चाहिए, देन दे हैव टू अप्रोच द मनी मार्केट। और वहां पर अगर सरकार को उधारी में चाहिए पैसा, दे विल इशू ट्रेजरी बिल्स या कैश मैनेजमेंट बिल्स। और अगर किसी फर्म को, कॉर्पोरेट को पैसा शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, दे विल इशू कमर्शियल पेपर्स एंड प्रॉमिसरी नोट्स। उसके विपरीत अगर 1 साल से ज़्यादा समय के लिए आपको पैसा चाहिए, देन यू हैव टू अप्रोच कैपिटल मार्केट। और वहाँ सबसे पहली बार आप सिक्योरिटी जहाँ इशू करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। और वहाँ पर सरकार होगी तो दे विल इशू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड सॉवरेन बॉन्ड्स। अगर कोई प्राइवेट फर्म होगी, दे विल इशू दिस शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, इनिशियल पब्लिक ऑफर वगैरह वगैरह। इस प्रकार से जहाँ पर खरीदारी हुई, दैट इज प्राइमरी मार्केट। मान लीजिए ऐसा आपने कोई सिक्योरिटी खरीदा है और वो 5 साल बाद मैच्योरिटी में आपको पैसा मिलने वाला है। उससे पहले अगर आपको पैसे की आवश्यकता हुई तो आप क्या करोगे? अपनी सिक्योरिटी किसी और व्यक्ति को बेच दो, राइट? जैसे गाड़ी होती है और आप किसी और को बेच दो। तो इस प्रकार से सिक्योरिटी को रीसोल्ड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह। खैर, तो ये पूरी सिस्टम बेसिक हमको केवल ओएमओ एमएसएस सीखने के लिए इतना अंदाजा होना चाहिए। अब शुरू करते हैं। मान लीजिए सरकार को पैसों की जरूरत पड़ी, दे विल इशू गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कागज के ऐसे कुछ टुकड़े होंगे और वहां पर लिखा होगा कि जो व्यक्ति, आपको अगर ये सिक्योरिटी खरीदनी है, आप हमको 100 करोड़ दो, हम आपको ये सिक्योरिटी देंगे और 1 साल बाद 10% ब्याज के साथ हम आपको पैसा वापस करेंगे। सो दैट इज दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जी सैक। बिकॉज आरबीआई इज द पब्लिक डेट मैनेजर, तो सरकार के वती इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का वो ऑक्शन करेगा। वहां पर नीलामी में जाके आप ये खरीद सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो मान लीजिए स्टेट बैंक वालों ने इस प्रकार से 20 करोड़ की सिक्योरिटी खरीद ली। ये विनय पाठक और ऐसे खिलाड़ी हैं, बड़े निवेशक, उन्होंने मान लो 10 करोड़ की सिक्योरिटी खरीद ली। तो अब बचा कितना? 100 करोड़ सरकार को चाहिए था, जिसमें से 10 + 20 30 करोड़ का तो माल बिक गया, बाकी बचे 70 करोड़। तो ये अनसोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो आरबीआई खुद से खरीद लेगी और उसके पास पैसा होगा तो सरकार को देगी, और अगर नहीं होगा तो नए नोट छाप के भी सरकार को देगी। तो खैर इस प्रकार से सरकार की सिक्योरिटी बिक गई और उन सरकार को पैसा मिल गया। So like that, by this auctioning process, RBI will accumulate government securities. मान लीजिए कुछ समय आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आरबीआई ने अपने पास 70 करोड़ रुपीस की गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्यूमुलेट की है और उसी के सामने मान लो सिस्टम के अंदर मनी सप्लाई M1 इज 30 करोड़ रुपीस। और मान लीजिए कि इन्फ्लेशन की समस्या चल रही है। मैंने आपको पहले भी सिखाया कि इन्फ्लेशन से लड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डिक्रीज द मनी सप्लाई। इसके लिए आरबीआई एक दवा ऐसी कर सकती है कि उनके पास जो सिक्योरिटीज हैं, आरबीआई के पास जो सिक्योरिटी है उसमें से कुछ वो एक्सिस बैंक को बेच दे, है ना? तो एक्सिस बैंक वाले खरीदेंगे तो पैसा आरबीआई को देंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए कि जो M1 था पहले 30 करोड़, उससे कम होके 20 करोड़ हो गया, क्योंकि थोड़ा आरबीआई ने माल अपना बेच दिया और वो पैसा चला गया। सो दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच भी सकती है, खरीद भी सकती है। लाइक दैट दे विल ट्राई टू एडजस्ट द लिक्विडिटी एंड मनी सप्लाई। प्रश्न, आरबीआई को तो बराबर है, वो तो ओपन मार्केट ऑपरेशन करेंगे महंगाई और डिफ्लेशन से लड़ने के लिए, लेकिन बैंक का वालों को क्या पड़ी है कि वो इसमें आके निवेश करे? कारण ये है मित्रों कि डिपॉजिट में आपने बैंक को पैसा दिया तो वो पैसे पे बैंक ने तो आपको 4% 7% कुछ ब्याज देना पड़ेगा। तो वो पैसा 1 मिनट के लिए भी ऐसे पड़ा रहे, इट इज़ अ लॉस फॉर बैंक। तो वो तो कहीं ना कहीं इसको निवेश करने का प्रयत्न करेंगे। अगर कोई लोन लेने वाले मिल गए तो उत्तम है, अदरवाइज घूम फिर के अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी पैसा निवेश कर दिया 7 to 8% दे विल गेट, है ना? तो उसमें से थोड़ा अपना भी काट के वो आपको कुछ ब्याज में दे सकते। सो दे आर ऑलवेज कीन टू इन्वेस्ट देयर स्पेयर मनी इनटू सच सिक्योरिटीज। तो ये था ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब इसकी मदद से हम हाउ कैन वी फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन? सबसे पहले इन्फ्लेशन को फॉलो करो, मतलब लेफ्ट साइड वाला टाइट मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी, वी हैव टू डिक्रीज द मनी सप्लाई। सीआरआर एसएलआर की मदद से करना होता तो वो हम इंक्रीज कर देते, तो अपने आप लोनेबल फंड बैंक के कम हो जाते। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करे आरबीआई? मान लीजिए आरबीआई आपको सिक्योरिटी बेचती है, तो आप आरबीआई को पैसा दोगे, तो उस प्रकार से M1 मनी सप्लाई में से उतना पैसा बाहर चला गया, है ना? तो अपने आप मनी सप्लाई डिक्रीज एंड इन्फ्लेशन के सामने लड़ाई हो गई। ये एक बात। तो इन्फ्लेशन के सामने लड़ना है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई ने क्या करना पड़ेगा? आरबीआई हैज टू सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी।
तो डिफ्लेशन के सामने लड़ना है तो क्या करोगे, बस उसका ऑपोजिट ही करना है, डिफ्लेशन। सो यू हैव टू परस्यू इजी मनी पॉलिसी या चीप मनी पॉलिसी, तो मनी सप्लाई को बढ़ाना है। मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए आरबीआई कुड रिड्यूस द सीआरआर एसएलआर, तो अपने आप बैंकों के पास लोनेबल फंड बढ़ जाता, या फिर आरबीआई उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना शुरू करती, तो सामने आरबीआई उनको पैसा देती, तो M1 मनी सप्लाई के अंदर वो पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंड वी हैव फॉट अगेंस्ट द डिफ्लेशन। ग्राफ के जरिए भी ये समझ सकते हैं, बट वो ऐसे के बदले ऐसा घूम के खाना है, तो हमें तो केवल एमसीक्यू लॉजिक से टिक करना है, फॉर दैट इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। तो मित्रों हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ये मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम क्या है। हम वापस ओरिजिनल एग्जाम्पल पर आते हैं। सरकार को 100 करोड़ रुपए की जरूरत थी, दे हैड इशूड गवर्नमेंट सिक्योरिटी विथ 10% इंटरेस्ट एंड 1 years मैच्योरिटी, है ना, और वो ये अलग अलग निवेशकों ने खरीदा था। एसबीआई वालों ने 20 करोड़, विनय पाठक 10 करोड़, और बाकी जो नहीं बिका था वो सब आरबीआई ने खरीद लिया था 70 करोड़। तो ये तो चला। अब एक साल के बाद चित्र क्या होगा, एक साल के बाद इट इज मैच्योरिटी है, तो ये सरकार अब 10% ब्याज प्लस मुद्दल वापस करेगी। तो एक साल के बाद इन सभी के पास अब और नया पैसा आ जाएगा, मतलब एसबीआई ने 20 करोड़ डाले थे तो 22 करोड़ उनके पास आ गए, विनय पाठक के पास 11 करोड़, आरबीआई के पास 77 करोड़। नाउ दिस इज प्रॉब्लमेटिक, व्हाई? ओरिजिनली जो इनके पास पैसा था, लेटर से विनय पाठक, उसके पास पहले 10 करोड़ था, अभी 11 करोड़ हो गया, तो M1 मनी सप्लाई बढ़ गया। अब मनी सप्लाई बढ़ गया तो वो इट कुड क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन से लड़ना है तो आरबीआई क्या कर सकती है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई ने क्या करना चाहिए मित्रों, सिक्योरिटी खरीदनी चाहिए कि बेचनी चाहिए? सिक्योरिटी उन्होंने बेचनी चाहिए और सामने पैसा जनता का वो एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। वाई? बिकॉज आरबीआई की सारी सिक्योरिटी तो खत्म हो गई है, और मान लो उसी वक्त सरकार ये बोले कि हमें अभी और बोरोइंग नहीं करना है, वी डोंट वांट टू इशू एनी मोर सिक्योरिटीज, तो आरबीआई क्या करेगी? तब ये एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कैसे कर पाएगी? डिफिकल्ट। आप सोचेंगे सर दूसरा रास्ता हो सकता है ना, एसएलआर को आप बढ़ा दीजिए, लेकिन एसएलआर भी बढ़ाएंगे तो ये बैंक वाले बोलेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करना है, अदरवाइज वी वांट टू गो एंड इन्वेस्ट इन गोल्ड, लेकिन गोल्ड उतना ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, वो नहीं कर सकते। आप सोचेंगे सीआरआर बढ़ा दीजिए, सीआरआर बढ़ा दिया तो विनोय पाठक और ऐसे प्राइवेट इन्वेस्टर और प्लेयर्स हैं उनके ऊपर तो सीआरआर लगेगा नहीं, तो उसकी मदद से आप मनी मल्टीप्लायर को एडजस्ट कर नहीं पाएंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स, ये तो मतलब कि अगर आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी ना हुई तो इट कुड क्रिएट सम प्रॉब्लम्स इन एब्जॉर्बिंग द एक्सेस लिक्विडिटी। ऐसा केस एक बार हुआ था 2003 के अंदर, रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट के अंदर बहुत वॉलेटिलिटी थी, तो आरबीआई ने बाजार से डॉलर खरीदना शुरू किया, तो स्वाभाविक है आरबीआई उनको रुपीस देगी, तो इस प्रकार रुपए देते गए तो रुपी सप्लाई बढ़ गया। अब उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचना शुरू किया ताकि जनता से वो उतना पैसा एब्जॉर्ब कर सके रुपी। लेकिन ऐसा करते करते एक परिस्थिति ऐसी है कि आरबीआई के पास सफिशिएंट मात्रा में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बची ही नहीं कि भविष्य में अगर इन्फ्लेशन से लड़ना हो तो कुछ उसका खेल खेला जा सके। सो एट दैट टाइम सरकार और आरबीआई ने 2004 में एक एमओयू साइन किया। एमओयू के अंदर शर्तें ये की गई कि भले सरकार को उधारी में पैसा ना चाहिए हो तो भी आरबीआई को छूट दे दी गई कि आप हमारे नाम से नई सिक्योरिटी इशू कर देना और उसकी मदद से आप लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करना हो तो आप कर सकते हो। दैट वाज कॉल्ड मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम, MSS। वहां पर आरबीआई को अनुमति है कि सरकार को भले उधारी ना करनी हो तो भी सरकार के वती आरबीआई कैन इशू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद मैच्योरिटी अप टू 2 years और ट्रेजरी बिल्स विथ मैच्योरिटी अप टू 364 days, क्योंकि वो 1 साल से कम की मैच्योरिटी के होते हैं, एंड कैश मैनेजमेंट बिल CMB विथ मैच्योरिटी अप टू 90 days। ऐसे नई सिक्योरिटी आरबीआई इशू कर सकती है विद मैक्सिमम सीलिंग के 30,000 करोड़ तक वो इशू कर सकते हैं, और उसकी मदद से वो पैसा नीचे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और इस प्रकार से जो सिक्योरिटी इशू की गई उससे जो पैसा आया वो सरकार अपने बोरोइंग प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, उसकी मदद से सरकार कोई नए फाइटर जेट प्लेन या बिल्डिंग बुलडोजर कुछ नहीं करेगी, लेकिन उस पैसे के ऊपर जो निवेशक है उसको ब्याज तो सरकार देगी। अब समझते हैं ये काम कैसे करता है। एक सामान्य उदाहरण, मान लीजिए एक टी शर्ट के ऊपर लेबल प्राइस है 110 रुपये, मैं आपको 10 रुपये के डिस्काउंट पे वो बेचता हूँ और 364 दिन के बाद वही टी शर्ट आपसे लेबल प्राइस पे वापस खरीद लेता हूँ, तो सोच के बताइए कि आपको कितना मुनाफा हुआ। आसान है, देखिए आपने ये कितने में खरीदा, 110 रुपीज़ की आइटम थी जो 10 रुपये के डिस्काउंट में खरीदी, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट है 100 रुपये,
एंड लेटर ऑन यू विल सेल इट एट द लेबल प्राइस 110 रुपये, तो मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 तो आपको 10% का मुनाफा हुआ। इसको और रिफाइन करते हैं। मान लीजिए आरबीआई आपको एक ट्रेजरी बिल या कैश मैनेजमेंट बिल जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है वो 7 रुपये के डिस्काउंट पे बेचती है और प्रॉमिस करती है कि मेच्योरिटी के वक्त ये फेस वैल्यू पे खरीद लिया जाएगा, मतलब ओरिजिनल प्राइस पे। तो आपको ब्याज में कितना पैसा कमाने को मिल रहा है? अगेन 100 रुपये फेस वैल्यू थी और 7 रुपये के डिस्काउंट पे आपने वो खरीदा, मतलब आपका निवेश कितना हुआ? 93 रुपीज़। एंड लेटर ऑन एट मेच्योरिटी आरबीआई विल परचेज इट एट फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना था? 100 रुपये। तो मतलब आपका मुनाफा क्या हुआ? 7 रुपीज़ डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट 93 रुपीज़, तो पता चलेगा कि आपको 7.5% ब्याज कमाने को मिला। सो बेसिकली दिस ट्रेजरी बिल एंड कैश मैनेजमेंट बिल आरबीआई उसको फेस वैल्यू के डिस्काउंट पे बेचती है और मेच्योरिटी के वक्त ओरिजिनल प्राइस पे वापस खरीद लेती है। एंड लाइक दैट द इन्वेस्टर विल अर्न द इंटरेस्ट। तो भले सरकार को तो उधारी करनी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आरबीआई को अनुमति दी कि आप हमारे नाम पे ऐसी सिक्योरिटी इशू कर देना, ठीक है। और स्वाभाविक ऐसी कोई सिक्योरिटी तो हमेशा बैंक वालों को तो ये फिराक में रहते हैं कि कैसे हमारा थोड़ा भी पैसा स्पेयर में नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं निवेश कर देते हैं। सो दे विल परचेज सच मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम वाली सिक्योरिटीज, है ना। और उस प्रकार से जो एक्सेस लिक्विडिटी थी वो आरबीआई के पास चली जाएगी। तो बैकएंड में ये जो नीचे M1 मनी सप्लाई था वो अपने आप कम हो जाएगा, महंगाई के सामने अपनी लड़ाई हो गई। ओरिजिनली द सीलिंग फॉर ये जो एमएसएस सिक्योरिटी है मैक्सिमम आरबीआई कितना इशू कर सकती है? 30,000 करोड़ रुपए की। लेकिन उसके बाद ये डीमोनेटाइजेशन के चलते जो एक्सेस एनडीटीएल क्रिएट हो गया सिस्टम में, उसको भी एब्जॉर्ब करना था। इसलिए सरकार ने अनुमति दी कि ये एमएसएस सिक्योरिटी 30,000 करोड़ नहीं, बढ़ा के आप चाहो तो 6 लाख करोड़ तक की भी इशू कर सकते हो, ऐसे आरबीआई को परमिशन दिया गया। और आरबीआई ने वो किया ताकि आप याद करो इंक्रीमेंटल सीआरआर 100%, है ना। और वो कब खत्म हो रहा था? 10 दिसंबर 2016 को। तो 10 दिसंबर 2016 के बाद बैंकों के पास तो ये सीआरआर में ढेर सारा पैसा फ्री हो जाने वाला था, तो वो लोनेबल फंड में ना चला जाए, एकदम ब्याज दर सस्ते ना हो जाए, उसके लिए आरबीआई ने फिर, क्योंकि ये एमएसएस का सीलिंग बढ़ा दिया गया, तो इस प्रकार की नई नई सिक्योरिटी इशू करके वो एक्सेस सीआरआर से जो पैसा निकला वो एब्जॉर्ब कर दिया। समझ में आ गया वो तो उत्तम, अदरवाइज रट्टा मारो जिंदाबाद। क्या इस केस के लिए हमें खास तो याद रखना है कैश मैनेजमेंट बिल 2009 से शुरू किए गए। बेसिकली देयर नेचर इज सिमिलर टू ट्रेजरी बिल्स, दे आर सोल्ड एट डिस्काउंट एंड परचेज्ड एट फेस वैल्यू। आरबीआई का ई कुबेर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसकी मदद से इसका ऑप्शन किया जाता है। T+1 सेटलमेंट होता है, मतलब आज अगर डील हुआ तो उसके एक दिन के भीतर ही मुझे आरबीआई को पैसा देना पड़ेगा एंड आरबीआई ने मुझको कैश मैनेजमेंट बिल का डिलीवरी देना होगा। बैंक वाले भी इसमें निवेश कर सकते हैं और उनको जो एसएलआर के लिए मेंटेन करना पड़ता है कुछ पैसा, मतलब एसेट्स, वहां पर भी ये काउंट कर सकते हैं। कैश मैनेजमेंट बिल का मैक्सिमम मैच्योरिटी होता है 90 डेज, मतलब लेस देन 91 डेज तक का मैच्योरिटी। ओरिजिनली मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम उसमें लिमिट थी कुल मिला के सारी प्रकार की सिक्योरिटीज 30,000 करोड़ रुपीज, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद एक्सेस को ऑब्जॉर्व करने के लिए उसको बढ़ा के किया गया 6 लाख करोड़ रुपए। और उसके बाद आरबीआई ने दे धनाधन ये कैश मैनेजमेंट बिल इशू करना शुरू किया कि 28 दिनों की मैच्योरिटी वाले सीएमबी 20,000 करोड़ के निकाले, 35 दिनों के मैच्योरिटी वाले 60,000 करोड़ के। उस प्रकार से वो निकालते गए और बैंकों का जैसे ही वो इंक्रीमेंटल सीआरआर पीरियड खत्म हुआ, वो सारा पैसा बैंकों ने धीरे धीरे इस तरफ निवेश कर दिया और जो लिक्विडिटी का एक्सेस होने वाला था उसके जो अलग अलग नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकते थे वो मैंने आपको बताए थे, वो सब ना हो इसके लिए ये काम किया गया। सो लाइक दैट the excess liquidity was absorbed using this market stabilization securities, especially this cash management bills CMB. अब प्रश्न ये ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड दिस मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम, इन दोनों में अंतर क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन का उद्देश्य क्या होता है? उसकी मदद से आरबीआई चाहे तो लिक्विडिटी एक्सपांड भी कर सकती है और रिड्यूस भी कर सकती है। उसके विपरीत मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम, तो आप 2003 वाला केस याद करो जिसके अंतर्गत 2004 में सरकार और आरबीआई के बीच एमओयू साइन किया गया। वो परिस्थितियां किस प्रकार की थी? आरबीआई वांटेड टू एब्जॉर्ब द एक्सेस लिक्विडिटी बट इट डिड नॉट हैव द सफिशिएंट सिक्योरिटीज। इसलिए एमएसएस सिक्योरिटी देने की अनुमति क्यों है? द मेन रीजन इज टू रिड्यूस द लिक्विडिटी, एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी। इस प्रकार से जो भी पैसा आता है, बेसिकली आरबीआई कुछ सिक्योरिटी इशू करके लोगों से पैसा उठा रही है, राइट। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन वाला पैसा दैट इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स बोरोइंग प्रोग्राम, उसकी मदद से सरकार टैंक, मिसाइल, हथियार जो भी खरीदना है दे कैन डू। जबकि मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम वाला जो पैसा आता है वो मुद्दल सरकार के वो अपने खरीदारी के लिए वो उसको इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन फिर भी निवेशक को तो ब्याज में पैसा सरकार देती है। और ये
डीमोनेटाइजेशन के चलते ढेर सारे जो इशू करने पड़े, उसके ऊपर भी ब्याज में देने के लिए बजट के अंदर सरकार ने एडिशनल प्रावधान किया है। तो प्रश्न ये तो मतलब सरकार एक प्रकार से नुकसानी का धंधा नहीं कर रही कि एमएसएस में जो सिक्योरिटी इशू हुई उसके मुद्दल से वो कोई खरीदारी कर नहीं रहे और फिर भी निवेशक को ब्याज में पैसा दे रहे हैं। दैट इज ट्रू, बट वो क्या है, टू हेल्प द आरबीआई कंट्रोल द लिक्विडिटी सिनेरियो। और ऐसा भी नहीं कि सरकार नुकसान करेगी, क्योंकि आरबीआई के दूसरे ऑपरेशन जैसे कि रेपो लोन्स, आरबीआई फॉरेक्स मैनेजमेंट के अंदर ये यूएस ट्रेजरी बॉन्ड वगैरह ढेर सारा उसके पास रहता है, तो रेपो लोन, यूएस ट्रेजरी बिल बॉन्ड, उनके ब्याज में से अरबों रुपए की आरबीआई की कमाई होती है। एंड बिकॉज आरबीआई इज नेशनलाइज, तो वो सारे कमाई के ऊपर जो मुनाफा हुआ उसमें से सरकार को ढेर सारा डिविडेंड भी मिलता है। तो उसके सामने अगर एमएसएस में मदद करने के लिए थोड़ा सा अगर खर्चा उठाना भी पड़ा इंटरेस्ट का, तो ये कोई सरकार के लिए नुकसानी का धंधा नहीं है। एक आसान मॉक क्वेश्चन देखते हैं। मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम के बारे में सही विधान क्या है? फर्स्ट, एमएसएस सिक्योरिटीज आर इशूड टू प्रोवाइड आरबीआई विथ अ स्टॉक ऑफ सिक्योरिटीज फॉर लिक्विडिटी मैनेजमेंट। सही है क्या? यस, करेक्ट। सेकंड, एमएसएस सिक्योरिटीज आर नॉट इशूड टू मीट गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर। ये भी सही है। थर्ड, गवर्नमेंट पेज इंटरेस्ट ऑन एमएसएस बॉन्ड्स। ये भी सही है। सो आंसर इज ऑल करेक्ट। तो मित्रों, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल, उसके अंदर एसएलआर, सीआरआर, इंक्रीमेंटल सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम, इतना हमने पढ़ लिया। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अलग अलग प्रकार के रेट्स, बैंक रेट, एमएसएफ, एलएएफ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह, और उसके बाद हम देखेंगे कि पिछले एक साल के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या क्या बदलाव किए गए।